सो भाई गुड आफ्टरनून। आप लोगों ने मॉड्यूल्स तो ले लिया होगा, है ना? जिनका बाकी वो लोग मैम से कांटेक्ट करके आप ले लीजिए मॉड्यूल्स आपके, ठीक है? तो अभी जैसे जैसे चैप्टर आपका चलता जाएगा तो उस हिसाब से आपको उसमें लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट कर देना है, ठीक है ना? अभी हम फर्स्ट चैप्टर जो है अपना साइंस के अंदर वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो फ्रेंड्स हम ये समझते हैं कि भाई व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन क्या होता है सर? एक्शन होता है उसके बाद रिएक्शन होता है ना? या फिर रिएक्शन हो जाता है फिर एक्शन चालू हो जाता है ना? रोड पे आते जाते कभी कभी दिख जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ हम समझ रहे हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिएक्शन कितने तरह के होते हैं। सर रिएक्शन तो बहुत तरह के होते हैं, मम्मी का अलग रिएक्शन होता है, पापा का अलग रिएक्शन होता है, वो वाला नहीं। यहाँ पे हम केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है? अभी फिजिकल रिएक्शन क्या है? देखो चीजें जो है वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं। यू नो दैट हम ये चैप्टर किससे रिलेटेड है? केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पे एटम, मॉलिक्यूल, है ना, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो आप थोड़ा सा केमिकल का जो नॉलेज है ना, केमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा माइंड में लेके चलना, तो आपको चैप्टर फटाफट समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास जो है हम मॉलिक्यूल के ऊपर चलते हैं कि भाई इफ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड देन इट इज केमिकल रिएक्शन, इफ नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड देन इट इज फिजिकल चेंज और फिजिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे हमें दो तरह के चेंज के बारे में पढ़ना है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ठीक है ना? तो केमिकल चेंज से केमिकल रिएक्शन हमारे चैप्टर आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है इतना? ठीक है। अब फिजिकल चेंज के थोड़े एग्जांपल हम देखते हैं। आइस एंड वाटर दे लुक डिफरेंट, बट व्हेन यू टर्न वाटर इनटू आइस कैन इट फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस? नो ना, द सब्सटेंस इज सेम, so it is a physical change. We cut wood and make furniture, so after making furniture does this wood get change? लकड़ा जो है वो चेंज हो गया, फर्नीचर किसी और चीज का बन गया। लकड़े को काटा तो और कोई चीज बन गया, लेकिन लकड़े को अगर हम जलाते हैं तो नया चीज बनेगा, है ना? इट टर्न इनटू एश and some gases substance will release. So when you burn something it is a chemical reaction, chemical change, and you are cutting it and changing its state of matter from liquid to gases, gases to liquid or solid, then it is called a physical change. Understood? तो इस चैप्टर के अंदर आपको ये चीज आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी चीजें केमिकल चेंज में आता है और कौन कौन सी चीजें फिजिकल चेंज में आता है। यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल दिया हुआ है, हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है। चलिए, मिल्क इज लेफ्ट एट द रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर। अगर आपने दूध को रूम टेम्परेचर पे समर में रख दिया तो क्या होगा? दूध फट जाएगा, है ना? और ज्यादा देर रखोगे दही बन जाएगा। सो द मिल्क टर्न इनटू कर्ड इज व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस? इट्स अ केमिकल प्रोसेस, बिकॉज मिल्क एक अलग सब्सटेंस है और कर्ड एक अलग सब्सटेंस है। सेकेंडली, द आयरन तवा, पैन और नेल्स इज लेफ्ट एक्सपोज इन द ह्यूमिड एटमोस्फियर। अगर हम नमी वाली जगह पे लोहे की चीजों को रख दें तो क्या होगा? इट विल गेट रस्ट, उसमें रस्टिंग हो जाएगा, है ना? आपने रस्टिंग वाले आयरन देखा होगा। सो रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज। क्यों? बिकॉज ऑफ रस्टिंग वी गेट अ न्यू सब्सटेंस। आयरन is Fe and rusting is FeO, iron oxide. Understood? So इस तरह से आयरन ऑक्साइड जो है वो आयरन से एक अलग चीज है। So therefore it is chemical change. Then grape gets fermented. सड़ना, सड़ना भी एक तरह का क्या है? केमिकल चेंज है, क्योंकि उससे हमें नए सब्सटेंस मिलते हैं। फूड कुक्ड, खाना पकना, न्यू सब्सटेंस। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वी रिस्पायर, सांस लेना, ये सारी एक्टिविटी जो है वो केमिकल चेंज में काउंट होता है। अंडरस्टूड? ठीक है। नाउ चैप्टर है in all the above situations the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. We have already learned about the physical and chemical change of the matter in our previous classes.
whenever a chemical change occurs, we can say that the chemical reaction take place. You may perhaps wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. How do we come to know that the chemical reaction has taken place? Let us perform an activity to find the answers to these questions. ये एक एक्टिविटी के लिए दिया गया है. एक्टिविटी वाला सेक्शन अपने बाद में देखेंगे, पहले अपने चैप्टर वाइज जो डिटेल है वो अपने गो थ्रू कर लेते हैं. We must have observed that the magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into white powder. This powder is magnesium oxide. It forms due to the reaction between the magnesium and the oxygen present in the air. Now यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है केमिकल रिएक्शन का, जिसके अंदर हमने मैग्नीशियम मेटल का इस्तेमाल किया है. मैग्नीशियम को अगर हम एटमॉस्फेयर में जलाते हैं तो वो जलना शुरू हो जाता है, बराबर. जैसे अपना दिवाली के फटाखे जलाते हैं ना, फुलझड़ी वगैरह, बराबर, ठीक है ना. ऐसे ही वो मैग्नीशियम जलने लगता है. मैग्नीशियम जब जलता है तो नीचे उसके डस्ट दिखते हैं, गिरते हुए आपको डस्ट दिखेंगे, ठीक है. वो जो डस्ट गिरता है वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. किसी भी चीज का जलने का मतलब होता है उसका ऑक्सीडेशन होना, क्योंकि जलने के लिए कौन सा गैस कंपलसरी है? ऑक्सीजन गैस कंपलसरी, यू नो, है ना. ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबसन, ठीक है ना. तो इसलिए हर एक मेटल, जो भी चीज जलता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है. तो इसलिए बर्निंग इज अ केमिकल चेंज. From the above activity, we can say that any of the following situations help us to determine whether the chemical reaction has taken place or not. Now, how to identify the change occur is a chemical change or physical change. हम कोई भी इवेंट होता है, कोई भी चेंजेस होता है, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है? तो उसके लिए हमें ये 4 चीजें याद रखने हैं. नंबर 1, स्टेट ऑफ मैटर. आप बोलोगे सर स्टेट ऑफ मैटर में तो आपने बोला कि भाई ये तो फिजिकल चेंज में आता है, लेकिन किसी किसी जगह पे केमिकल रिएक्शन में स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है. आप बोलोगे सर वो कैसे? बर्निंग ऑफ वुड. वुड इज अ सॉलिड, है ना. तो जब आप उसको जलाते हो तो गैस रिलीज होता है कि नहीं होता है? तो इट कन्वर्ट्स ना, बराबर. एक्चुअली इट इज नॉट कन्वर्टिंग, इट इज ट्रांसफरिंग और मेकिंग सम न्यू सब्सटेंसेस, बराबर, ठीक है ना. एक्चुअली में वुड के अंदर जो अलग अलग तरह के गैसेस है, कार्बन है और दूसरे मटेरियल है, बराबर, उनका जब ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिएक्शन के हिसाब से रिलीज होना शुरू हो जाता है. तो इस तरह से जब लकड़ा जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होता है. एनीथिंग बर्न्स इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, यू नो दैट. सेम वे यहाँ पे भी. सेकेंड इज चेंज इन कलर. केमिकल रिएक्शन का एक शार्प पहचान, आइडेंटिफिकेशन है कि कोई भी केमिकल है तो वो कलर चेंज कर देगा, बराबर, ठीक है ना. सिंपल सा है, आप अपने घर पे भी कर सकते हो. थोड़ा सा आप टर्मरिक लेना, टर्मरिक, हल्दी, है ना, हल्दी लेना, उसके अंदर आप साबुन का पानी डालना और उसका कलर आप देखना चेंज हो जाता है, बराबर, ठीक है ना. इसी तरह से जो पान की दुकानों में आपने देखा होगा, बराबर, एक कत्था होता है, बराबर, ब्राउन कलर का, और चूना होता है व्हाइट कलर का, बराबर. तो उसको मिलाया जाता है तो वो डार्क रेड कलर का हो जाता है, बराबर. फिर वो पान खाते हैं और जगह जगह पे रेड रेड कलर कर देते हैं, बराबर, ठीक है ना. वो केसरी नहीं, वो ऐड आता है, क्या बोलते हैं? हाँ, बोलो जुआ केसरी. हाँ देखिए, है ना. तो जुआ केसरी के साथ साथ इंडिया केसरी भी हो जाता है, बराबर. तो इस तरह से दैट इज अ कलर चेंज. बोलो समझ में आया? तो जो पान बनाने का जो सिस्टम होता है उसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें चूना यानी कैल्शियम कार्बोनेट और कत्थे का इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट आपका आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस. कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें गैस इवॉल्व होता है, गैस रिलीज होता है. जैसे मैंने आपको बताया बर्निंग, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है. इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग तरह के रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर आपको अलग अलग गैस जो है रिलीज होता हुआ मिलेगा. डिपेंड करता है कि हमने कौन से मेटल का या नॉन मेटल का यूज किया है, उसके हिसाब से गैसेस रिलीज होते हैं. नेक्स्ट, चेंजेस इन टेम्परेचर. टेम्परेचर में चेंज होगा. अगर केमिकल रिएक्शन है तो टेम्परेचर में चेंज होगा. देखो टेम्परेचर में 2 तरह से चेंज होता है, या केमिकल रिएक्शन में 2 तरह का केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है, जिसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है. जैसे खाना पकाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, बराबर. ऐसा नहीं कि सब चीज को हम मिक्स करके रखा तो वो अपने आप ही गर्म होने लगा, ऐसा होता है क्या?
गर्म करना पड़ता है ना, तब खाना पकता है, तो दैट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, बराबर। लेकिन ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है जिनको मिक्स करने पर वो खुद ब खुद गर्म होने लगते हैं, ठीक है। पहले के जमाने में घरों में ना चूना लगवाया जाता था, कहते चूना करवाया, तो वो सही में चूना ही होता था, कैल्शियम कार्बोनेट, चूने के बड़े बड़े पत्थर आते थे, पर आते हैं अभी भी, उसको पानी में भिगोया जाता था, ठीक है। उसको 2-3 दिन उसको भीगने दिया जाता था, ठंडा होने दिया जाता था, फिर उसको निकालकर साफ करके छान के फिर उसके अंदर कलर डालकर फिर घरों में लगाया जाता था, बराबर। दिवाली में यही काम होता था सबका। और आज तो सब ऑयल पेंट आ गया है, डिस्टेम्पर आ गया है, तो वो चूने वाला सिस्टम कोई करता नहीं है। अगर आपने कभी गांव में या कहीं देखा हो, तो जब चूने को हम पानी में डालते हैं तो पानी जो है वो बॉयल होने लगता है, गर्म होने लगता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर जब मिलता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है, मतलब उसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, समझ में आया। तो इसलिए उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिससे हीट एनर्जी रिलीज हो उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिससे एनर्जी देनी पड़ती हो जो जो कि हीट को एब्जॉर्ब करती हो, तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दो तरह से आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us. We will study about the various types of chemical reactions and their symbolic representations in this chapter. अब हम अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शंस देखने वाले हैं, उसको सिंबल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन इज राइटिंग केमिकल इक्वेशन इन सम सिंबॉलिक फॉर्म, तो उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये तो बहुत बड़ा है, मैं आपको एक छोटा वाला एग्जांपल लेके दिखाता हूं, बराबर, जो आप पहले जानते हो। कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन को अगर हम जलाते हैं तो क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लेकिन ये जो मैंने लिखा, बराबर, इसको हम कहते हैं स्केलेटन फॉर्मूला, बराबर, स्केलेटन इक्वेशन। इसके अंदर हमें कार्बन का सिर्फ सिंबल लिखता हूं, ठीक है, ऑक्सीजन का सिर्फ सिंबल लिखता हूं, और कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल जो है वो मैं लिखता हूं। इस साइड का जो हिस्सा होता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जो होता है उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। लेफ्ट साइड जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और जो हमें मिलता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, बराबर। तो ये हो गया हमारा रिएक्टेंट और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। बीच में हम एरो साइन करते हैं, ये एरो साइन जो है वो रिएक्शन का डायरेक्शन बताता है, भाई यहां से रिएक्शन वहां गया, मतलब इनका यूज किया तो ये बना, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्शन। तो इसलिए ये एरो जो है वो हमें केमिकल का रिएक्शन का डायरेक्शन बताता है। बोलो, इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है ना। ये यहाँ लिया है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड सो, मैंने आपको समझा दिया ये चीज। ना केमिकल इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? हम हर बार अगर नाम पूरा लिखें, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बड़ा नाम है, बराबर, ठीक है ना, इससे बड़े बड़े भी नेम वाले केमिकल है हमारे पास, तो हर बार तो हम उतना बड़ा नाम नहीं लिख सकते। तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह पे उसके छोटे छोटे सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इन सिंबल्स के लिए 9th में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, बराबर, ठीक है ना। भाई ऑक्सीजन को O2 कहते हैं, नाइट्रोजन को क्या कहते हैं? N कहते हैं, सल्फर को, सोडियम को, ठीक है ना। तो इस तरह से ये नाम आपने 9th में पढ़ लिया है, उनका ही इस्तेमाल यहाँ पे आपको करना है, ठीक है ना, केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है। जो मटेरियल हम यूज करते हैं उनको प्लस के साथ लिखते हैं, जैसे यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया है, तो मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन के बीच में हमने प्लस की साइन लगाई, मतलब इनका रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और एरो मतलब प्रोसेस हुआ, और क्या बना? तो वो प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट में हमें लिखा है MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिलता है। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा टॉपिक आता है बैलेंसिंग द इक्वेशन। ये जो हमने इक्वेशन लिया इसको हम कहते हैं स्केलेटन
केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं? बराबर। अब ये स्केलेटन केमिकल इक्वेशन क्या है? तो देखो इसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो मैच नहीं करते। अब हमारे पास यहाँ पे एक रूल है जो आपने 9th में भी पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या पढ़ा था आपने? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो क्या कहता है? एग्जैक्टली, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बराबर, ठीक है ना। तो हम कोई भी एलिमेंट को ना तो बना सकते हैं और ना ही कोई भी एलिमेंट को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम जितना चीजें यूज करेंगे सामने हमको उतना ही ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। तो रिएक्टेंट का टोटल हिस्सा जो होगा प्रोडक्ट भी उतना ही होगा। बराबर। आपके घर में खाना बनता है तो मम्मी क्या करती है भैया, रोटी चावल दाल अलग अलग बनाती है। कभी कभी मम्मी का मूड नहीं होता है तो खिचड़ी बना देती है ना। उस दिन आप कुछ भी बोलो कोई फायदा नहीं, भाई खिचड़ी ही बनेगा, ठीक है ना। अब भाई बन गया तो बन गया, खा लो भैया और तो क्या, ठीक है ना। तो ना अभी जब मम्मी खिचड़ी बनाती है बराबर, तब आपने देखा होगा कभी कभी उसके अंदर अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स भी सब मिक्स करके बनाते हैं, मिक्स खिचड़ी, है ना, अक्सर बनता है घर पे, है ना। तो उसमें जो चावल और दाल की क्वांटिटी हम यूज करते हैं, नॉर्मली जो चावल और दाल बनता है उससे हम कम यूज करते हैं। रीजन, क्योंकि अदर इंग्रेडिएंट्स भी तो बन रहा है, उसके अंदर अदर इंग्रेडिएंट्स आएगा तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। खाने वाले से क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी तो खाना तो फेंकना पड़ेगा। तो इसके लिए मम्मी क्या करती है, चावल और दाल की क्वांटिटी कम कर देती है, उसके सामने वो उतना वेजिटेबल्स और दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देती है, जिससे जो बना हुआ क्वांटिटी है वो हमारे परिवार में सबको इक्वली हो जाता है, किसी को कम ज्यादा नहीं पड़ता है और खाना वेस्ट भी नहीं होता है ना। तो ये हुआ आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बराबर, समझे। ये सेम चीज जो है यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। बिल्कुल एकदम इजी कॉन्सेप्ट है जो आपके घर के किचन से स्टार्ट होता है और आपके एजुकेशन में आता है। बराबर। यहाँ आप देखिए मैग्नीशियम की क्वांटिटी कितनी है 1, तो सामने आपको मैग्नीशियम कितना मिलता है 1। ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है 2, तो सामने आपको ऑक्सीजन तो 1 मिल रहा है, तो एक और ऑक्सीजन कहाँ गया? बराबर, ठीक है ना। तो इसे हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। बराबर। बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस करने के लिए आपको छोटा सा एक टेबल जैसा बना लेना है, ठीक है। अब इस टेबल के अंदर आपको क्या करना है कि भाई हमारे पास रिएक्टेंट के अंदर कितने ऑब्जेक्ट है और प्रोडक्ट के अंदर कितने ऑब्जेक्ट है उसका लिस्ट बना लेना है। तो यहाँ हमारे पास दो ही एलिमेंट है, एक है Mg और दूसरा है O। बराबर। इधर हमारा है रिएक्टेंट और इधर है हमारा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के अंदर Mg कितना है 1, प्रोडक्ट के अंदर Mg कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2 और ऑक्सीजन प्रोडक्ट में कितना है 1। यहाँ पे आपको डिफरेंस सिर्फ ऑक्सीजन में मिल रहा है ना। तो देखो ये नीचे का जो नंबर होता है ना, नीचे जो नंबर होता है उसे हम कभी चेंज नहीं कर सकते। बराबर। ऐसा नहीं कि सर यहाँ ऑक्सीजन में 2 लिख दो हो गया, ऐसा नहीं लिख सकते, समझ रहे, वो गलत हो जाएगा। हमें जो भी चेंजेस करना है वो प्रोडक्ट में चेंज करना है। कहाँ चेंज करना है? प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट का मतलब होता है आगे का नंबर, कोएफिशिएंट। मैथ्स में पढ़ा है आपने, कोएफिशिएंट x है तो 2x लिखा तो क्या हो गया 2 कोएफिशिएंट हो गया। तो हम किसी भी इक्वेशन के अंदर कोएफिशिएंट लगा सकते हैं, ठीक है ना। हम उसके नीचे की जो वैल्यू है उसको हम चेंज कर सकते हैं नहीं है, वो उसका नाम है, उसको कभी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स यहाँ अगर मुझे 2 करना है तो मुझे यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। मैं अगर यहाँ पे 2 लिखता हूं तो ऑक्सीजन तो 2 टाइम मैच हो गया, लेकिन मैग्नीशियम जो है वो भी 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो गया। तो अब मुझे रिएक्टेंट के अंदर क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ रिएक्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो Mg देखो 2 टाइम हो गया, ऑक्सीजन 2 टाइम हो गया, और प्रोडक्ट के अंदर भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों 2 टाइम हो गए। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस चीज को हम कहते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन। बोलो समझ में आया आपको? बैलेंसिंग इक्वेशन इजी है, ठीक है। तो बैलेंसिंग इक्वेशन के लिए आपको कौन सा रूल, कौन सा लॉ याद रखना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास याद रहेगा। बराबर। जितने आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट होंगे, रिएक्टेंट होंगे, सामने उतने ही प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है ना। हम ना तो कोई नया एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं और ना ही पहले के कोई एलिमेंट को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
ये टेबल बनाकर आपको समझाया जो मैंने अभी आपको सिखा दिया है। नाउ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, नोट्स के अंदर आपको दिया हुआ है बराबर, और क्वेश्चन आंसर्स भी आपको दिया हुआ है मॉड्यूल के अंदर, ठीक है ना, बहुत इजी वे में मैंने उसके अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। नंबर 1 यहाँ पे दिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एज पर द नेम सजेस्ट, कॉम्बिनेशन का क्या मतलब हुआ, मिलना या अलग होना, कंबाइन करना बराबर। मतलब अगर दो एलिमेंट है वो दोनों जुड़ जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे उसमें जैसे अभी देखा हमने Mg, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, तो दोनों जुड़ गए तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो वो एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है बराबर। व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स मिक्स टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस देन इट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस तरह से यहाँ हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। सी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास दो एलिमेंट्स है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना, लाइम एंड वाटर, इनको जब हम मिलाते हैं तो हमको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आप बोलोगे सर ये छोटे छोटे ब्रैकेट में ये सब क्या लिखा हुआ है बराबर। देखिए कुछ चीजें आपको यहाँ ध्यान रखना है, तो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं बराबर, उसको हम और ज्यादा इलेबोरेट करने के लिए उसके अंदर हम और बहुत सारे टॉपिक्स ऐड करते हैं। उसमें से एक टॉपिक है हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा रिएक्टेंट है, उसका स्टेट ऑफ मैटर लिखना। उसका क्या लिखना, स्टेट ऑफ मैटर लिखना, ठीक है, कि भाई हम कौन से स्टेट ऑफ मैटर लिख रहे हैं। अगर आपने एस लिखा है मतलब ये सॉलिड है, एल लिखा है मतलब वो लिक्विड है, ठीक है। इन दोनों को मिक्स किया तो देखो अगर दोनों में से कोई एक वाटर है, दोनों में से कोई एक वाटर है, तो उसका जो मिक्सचर है तो उसको हम कहते हैं एक्वेस सोल्यूशन। क्या कहते हैं, हाँ, एक्वागार्ड, है ना, घर पे लगाते हैं एक्वागार्ड, पानी पीते हैं शुद्ध पानी, है ना, बोलते हैं ना सही। तो वो एक्वागार्ड, तो एक्वागार्ड का मतलब क्या होता है, पानी, वाटर, ठीक है। वाटर को लैटिन में कहते हैं एक्वा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे एक्वा वर्ड का जो स्टार्टिंग की जो लेटर्स है ए क्यू, वो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्वेस सॉल्यूशन। बोलो समझ में आया आपको ये क्या लिखा हुआ है। दूसरा आपका दिया है यहाँ हीट बराबर। हीट के बाजू में कभी कभी आपको ऐसा एरो दिया होगा बराबर, या कोई गैस होगा जैसे H2 दिया है, उसके बाजू में ऐसा एरो दिया होगा। इस एरो का मतलब होता है रिलीज हो रहा है, इस एरो का मतलब रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये सिंबॉलिक वे में हम यहाँ यूज करते हैं। दूसरी बात, अगर किसी इक्वेशन में हमें हीट देना पड़े, हीट जैसे खाना बनाने का प्रोसेस है तो उसमें हीट चाहिए ना, तो हीट देना पड़ता है, तो यहाँ जो एरो होता है उसके ऊपर हम लिख देते हैं हीट। हीट का एक सिंबल भी होता है, उसको हम इस तरह से छोटा सा ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ट्राइंगल का मतलब क्या हो जाता है, हीट। अगर हमारा एरो के ऊपर या नीचे हीट लिखा हुआ है मतलब उस प्रोसेस में हमें हीट देना है। जिस प्रोसेस में हम हीट देते हैं उसको कौन सा केमिकल रिएक्शन कहते हैं, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। बोलो समझ में आ गया आपको, मतलब चैप्टर आपको समझ में आ रहा है। ये प्रोसेस हो गया आपका। नाउ डेफिनेशन आपको दिया हुआ है, फटाफट एक बार देख लेते हैं। इन दिस रिएक्शन द कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच रिएक्शन इन व्हिच, यहां से आपका आंसर स्टार्ट हो रहा है, सच रिएक्शन इन व्हिच द सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बोलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये छोटे छोटे जो आपको स्टडी पार्ट दिया होगा ना, उसको आपको रीड करना होता है, एग्जाम में उसमें से पूछा जाता है, ठीक है। तो एक बार फटाफट रीड कर लेते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ स्टैक लाइन प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग द वॉल, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पानी जो है
बराबर, ठीक है ना, उसका हमने यूज करा तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना उससे हम चूना करते हैं। पहले के जमाने में घर पे जो कलर काम होता था उसमें चूना का ही इस्तेमाल क्यों होता था? चूने का इस्तेमाल ही हम क्यों करते थे? क्यों दूसरे मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करते थे? बराबर, वो चीज आपको यहाँ पे समझ में मिलेगा। देखो ये इतना साल, कितने सालों से हम घर पे चूना ही करते हैं, तो चूना ही क्यों हम यूज कर रहे हैं? वाई वी यूज कैल्शियम ओनली? क्यों कोई दूसरा मटेरियल हम यूज नहीं करते हैं? उसका रीजन है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब पानी में वो घुला हुआ होता है, हम उसको लगाते हैं कलर में, तो हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो वो हाइड्रो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है हवा के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है और एक शाइनिंग सरफेस क्रिएट करता है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है। यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में दिया है, बट दीवार में लगाते हैं तो सूख जाता है ना, तो सूख जाता है मतलब पानी क्या हुआ, इवेपोरेट हो गया। समझ में आया ना, तो वो इवेपोरेट हो जाता है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, वो एक स्टेबल मटेरियल होता है और शाइनिंग होता है। तो चूना करने के बाद घरों में शाइनिंग इफेक्ट आता था, बराबर, और आपने देखा है चूना जो है पपड़ी जैसा निकल जाता है, तो वो एक स्टेबल एक सीड जैसा बन जाता था दीवालों के ऊपर। ठीक है, इसलिए पहले के जमाने से चूने का इस्तेमाल करते थे। तो पहले के लोग कितने इंटेलिजेंट थे कि भाई हाँ इतने सारा प्रोसेस, इतना सारा केमिकल रिएक्शन, उनको पता था कि ये मटेरियल का इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसका इस्तेमाल हम चूने में कर सकते हैं। बोलो, इतना समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट, लेट अस डिस्कस सम ऑफ द मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के आपको एग्जांपल दिए हुए, एक बार रीड करना तो आ जाएगा। नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है ना, तो अब इसमें आप क्या करोगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स व्हेन अ बिग मॉलिक्यूल divides into smaller molecules, then it is called decomposition reaction. Understood है ना? देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा इक्वेशन लिया है हमने, फेरस सल्फेट FeSO4। FeSO4 को अगर तुम गर्म करते हो, हीट करते हो, ठीक है ना, तो वो फेरक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, इस तरह से 3 उसके हिस्से हो जाते हैं। तो एक बड़ा मॉलिक्यूल जो है छोटे छोटे 3 हिस्सों में बंट गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया? ठीक है ना। देखिए इन दिस रिएक्शन वी कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपल प्रोडक्ट। दिस इज अ कंपोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट कैटलिस्ट loses water when heated to the and the color of the crystal changes, then decomposes to ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Ferric oxide is solid and sulfur di and sulfur trioxide are gases. बोलो समझ में आ गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? नेक्स्ट आपका आता है डिकम्पोजिशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in the various industries. बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, जिसमें जो लाइमस्टोन होता है, चूने वाला पत्थर, चूने का पत्थर होता है, उसको लाइमस्टोन कहते हैं। उसको भट्टी में डालकर गर्म किया जाता है। गर्म करने पर आपको क्विक लाइम मिल जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। अब बोलोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो पोल्यूशन करता है, तो उसको रिलीज क्यों करते हैं? सी फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड का खाली पॉल्यूशन के लिए ही होता है ये नहीं है, वो इंडस्ट्रियल पर्पस भी काफी जगह पे यूज होता है। कॉमर्शियल भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज है। अब बोलोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या यूज है? आग बुझाने में, है ना, जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, बराबर, ठीक है ना, उसके अंदर ऐसे केमिकल बना हुआ होता है जो मिक्स होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, जिससे लगी हुई आग को हम बुझा सकते हैं। हाँ, उसके अलावा जो हमारे एरेटेड ड्रिंक्स होता है, एरेटेड ड्रिंक्स किसको कहते हैं? कोई भी स्ट्रॉन्ग कोल्ड ड्रिंक्स जो आप यूज करते हैं, जैसे थम्स अप हुआ, पेप्सी हुआ, है ना, खोलते हैं तो झाग निकलता है ना, वो बबल्स किस चीज का बबल होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, आप जो सोडा पीते हो, गर्मी का सीजन चालू हुआ है ना, वो जेठालाल भी हमारे सोडा पीते हैं, है ना,
कहाँ, किसकी दुकान का? अब्दुल की दुकान का। तो जो सोडा पीते हैं बराबर, उसके अंदर जो गैस वो भरते हैं वो कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। समझ में? इस तरह से कॉमर्शियल यूज में भी उसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन गिवन। ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको दिया है, हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट एंड इमर्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लीड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन, इस तरह से ये 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। तो इस प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। नाउ ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। दिस इज ऑल्सो अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाउ? वाटर, यू नो वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल होता है H2O, ठीक है ना। जब हम पानी के अंदर डायरेक्ट करंट यानी बैटरी वाला करंट पास करते हैं, देन उसका एक पॉजिटिव साइड होता है और एक नेगेटिव साइड होता है। तो जो पॉजिटिव साइड होता है उसके अंदर ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है और जो नेगेटिव साइड होता है उसके अंदर से कार्बन हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होता है। समझ में आया? इस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं वाटर का डिकम्पोजिशन। क्या कहते हैं? वाटर मॉलिक्यूल का डिकम्पोजिशन कहते हैं। समझ में आया ना? ठीक है। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ विच केमिकल रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। याद रहेगा, ठीक है ना। एग्जाम में आपको इस तरह से क्वेश्चन जो है ट्विस्ट करके पूछे जा सकते हैं। क्लासरूम में अगर आप अवेयर हो क्या पढ़ाया जा रहा है, उसके बारे में आप ध्यान दे रहे हो, आप आपस में बातें नहीं कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको याद रहेगा। अगर आप आपस में खुजर खुजर करते रहोगे तो ये आपके दिमाग में से निकल जाएगा। आप अवेयर नहीं रहोगे, आपको सीखने को नहीं आएगा, बराबर। फिर पेपर में, रिजल्ट में आपका जो मार्क्स दिखना चाहिए वो नहीं दिखेगा, ठीक है। इस तरह से आप चीजों को समझिए, जो यहाँ बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उस पर आप फोकस कीजिए। मेक योर सेल्फ अवेयर, ठीक है। लर्निंग का एक मात्र सिद्धांत यही है कि आप कहाँ हो, क्या पढ़ रहे हो, घर पे पढ़ रहे हो, भले अकेले में पढ़ रहे हो, बट यू हैव टू अवेयर योर सेल्फ। खुद को आपको सिखाते रहना है तो आपको चीजें याद रहेगा। चैप्टर छोटा है, वेटेज भी इसका कम है, ठीक है ना। जिनके पास मॉड्यूल है उनको दिया हुआ है फर्स्ट पेज में ही, है ना। तो 3 या 4 मार्क का ही इसका वेटेज है, ज्यादा वेटेज नहीं है इसका। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे है पैटर्न, उसमें हमको बोला है डिकम्पोजिशन बाय लाइट, फोटो डिकम्पोजिशन। लाइट को हम यहाँ कहते हैं फोटो, बराबर, ठीक है ना। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन वाला जो रिएक्शन है वो आप खास याद रखना, एग्जाम के अंदर ये टॉपिक बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर मटेरियल कौन कौन सा हम यूज कर रहे हैं और कौन सा मटेरियल बन रहा है, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दोनों चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया है AgCl, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं AuAg सोना चांदी, कैसे याद रखोगे आप? हाँ, एक ट्यूनिंग जैसा है, एक ट्यून जैसा बनता है, बड़ा आसानी से आप याद रख सकते हो। AuAg सोना चांदी। तो Au का मतलब होता है सोना, बराबर, और Ag का मतलब होता है सिल्वर यानी चांदी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए आपको क्या दिया है, Ag यानी सिल्वर है और Cl का मतलब हुआ क्लोरीन। तो ये आपका हो गया, दिया हुआ है आपको सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जो है ये ग्रेइश व्हाइट सिल्वर क्लोराइड जो है व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको सन में रखते हैं, धूप में रखते हैं, तो ग्रे कलर का हो जाता है, उसका कलर जो है थोड़ा डार्क हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है, बराबर। ये किस लिए होता है? बिकॉज ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन से क्या होता है, सिल्वर जो है वो अलग हो जाता है और क्लोराइड जो है वो गैस बनकर इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ये ग्रे कलर का हो जाता है। तो ये एक एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में
इवेंट कौन सा होता है? सनलाइट। ठीक है, रीजन हम इसमें जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? लाइट का इस्तेमाल करते हैं। यानी लाइट में अगर हम उसको रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? डार्क कलर का हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का। समझ में आ गया? लो सर इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? तो पहले के जमाने में पता है आपको, वो कैमरे का रील आता था। अभी तो सब डिजिटल कैमरा हो गया ना, मेमोरी में सब मेमोरी कार्ड में सेव हो जाता है। मोबाइल में देखिए आप रिकॉर्ड हो रहा है तो सेव हो जा रहा है। पहले के जमाने में रील आता था, देखा है आपने रील? नेगेटिव देखा है? घर पे देखा है नेगेटिव रील? यस। तो ये उस तरह से वर्क करता है। बराबर, उस रील को बनाने में, उस मटेरियल को बनाने में हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ता था। तो इनको इस तरह से बनाया जाता था जैसे ही उसके ऊपर लाइट रे पड़ती थी, बराबर, तो वो क्या हो जाता था? उसका कलर बीच में से उड़ जाता था, बराबर, और बाकी बचा हुआ चीजें हमें दिखता था, वो होता था हमारा नेगेटिव। फिर उसको डेवलप कराया जाता था और फिर उसमें से फोटोकॉपी बनती थी। ये पूरा प्रोसेस होता था। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये जो मटेरियल है ये हम पहले इस्तेमाल करते थे, अभी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है इसलिए इसका इस्तेमाल अभी कम हो गया है। अदरवाइज जो पहले रील बनता था वो इसी कॉन्सेप्ट से वर्क करता था। एकदम प्रैक्टिकल चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना? देखो, आपको ये सब चीजें टेक्स्ट बुक में पढ़ तो लेंगे लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ होता था वो पता नहीं, तो स्टोरी आपको पता नहीं रहेगा तो आप चीजों को याद कैसे करोगे? चीजों को याद करने का सबसे इजी तरीका मैं बताता हूँ, उसका एक आप स्टोरी सॉर्ट ऑफ बना लीजिए। बराबर, तो ये जो लाइट से डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसका इस्तेमाल में आपको क्या याद रखना है? पहले के जमाने का कैमरा, रील, उसका तो कैमरा जो है उसका जो शटर होता था वो खुलता था, तो जो लाइट रे आती थी बराबर उसके कारण जो नेगेटिव होता था उसके अंदर इंप्रेशन पड़ता था, बराबर, और वही इंप्रेशन जो है नेगेटिव बन जाता था। फिर उसको जब डेवलप करते थे तो उसमें से फोटोकॉपी निकलती थी, सिल्वर क्लोराइड। समझ में आ गया? सेम वे सिल्वर ब्रोमाइड जो है इट बिहेव लाइक अ सेम, मतलब अगर सिल्वर ब्रोमाइड को भी अगर हम सनलाइट में रखेंगे तो क्या होगा? वो सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे भी आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन मिलेगा। द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, है ना? व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉज्ड इन दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन? इसमें कौन सी एनर्जी का हम यूज कर रहे हैं? तो लाइट एनर्जी का हम यूज कर रहे हैं। We have seen the decomposition reaction require energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactant. Reaction in which the energy is absorbed is known as endothermic reaction. तो ये सारा जो रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी हमें देनी पड़ती है। देखो, मॉलिक्यूल्स जो है आपस में जुड़े हुए हैं तो उनको अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा एनर्जी देना पड़ेगा ना, तब तो वो अलग होंगे। तीन फ्रेंड हाथ पकड़ के खड़े हैं, अब उनको अलग करना क्या करोगे? धक्का मारोगे, चल तू उधर तू उधर, तब जाके वो अलग होंगे ना, नहीं तो अलग कैसे होंगे? तो इसी तरह से यहाँ मॉलिक्यूल को भी धक्का मारने के लिए थोड़ा फोर्स चाहिए ना, तो वो फोर्स हमें कौन कौन से फॉर्म में से मिलता है? या तो इलेक्ट्रिसिटी से मिलेगा, या तो लाइट से मिलेगा, या तो हीट से आपको मिलेगा। गर्म करने से भी अलग हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो भी अलग हो जाते हैं, या फिर सनलाइट में रखते हैं तो अलग हो जाते हैं। बोलो, समझ में आ गया आपको? है ना? नेक्स्ट आपका आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो दो तरह का होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बराबर, ठीक है ना? अभी इसको सबसे पहले हम एक शॉर्टकट में समझ लेते हैं, फिर मैं आपको इसको टेक्सचुअल जो है वो एग्जांपल से आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, इसमें आप इक्वेशन को याद रखना। फॉर एग्जांपल यहाँ एक ए है और यहाँ पे बी और सी है, यहाँ पे दो एलिमेंट है, यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, बट ये ए एलिमेंट जो है ये सी से ज्यादा एक्टिव है। बराबर, एक्टिव मटेरियल, बराबर, इनएक्टिव मटेरियल। गोल्ड और सिल्वर जो है वो इनएक्टिव मटेरियल है, उनको हम कहते हैं नोबल मेटल्स, बराबर, जिससे हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। ऐसी चीजें अगर आप बॉडी में रखते हो तो आपकी बॉडी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन अगर आप आयरन की चीजें, कॉपर की चीजें, बराबर, पोटेशियम की चीजें अगर अपने हाथ में रखोगे तो धीरे धीरे वो हमारे स्किन के साथ रिएक्शन करता है। वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है ना? तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को हटा देते हैं, बराबर, ठीक है ना? और दूसरे मटेरियल के साथ वो रिएक्ट कर लेते हैं।
तो यहाँ ए और बी जो है वो अलग हो साथ में आ जाते हैं और सी जो है वो रिमूव हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको हमने डिस्प्लेस कर दिया। समझ में आया? ठीक है ना। यहाँ लैला और मजनू है और ये रांझा पता नहीं कहां से आ गया, तो रांझा लैला को लेके भाग गया, बराबर। मजनू बेचारा लगा गया। तू ऐसे क्यों कर रहा है भाई, तू टेंशन मत कर। अच्छा समझ में आ गया ना। हाँ लैला मजनू भाई समझ गए। अभी लैला मजनू है तो हीर रांझा भी होना चाहिए, इसको हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अभी डबल डिस्प्लेसमेंट देखो उससे भी अच्छा लैला और मजनू, हीर और रांझा, बराबर। तो ये हमारा लैला और ये हमारा रांझा, मजनू और लैला आपस में रिएक्ट कर लीजिए। डबल डिस्प्लेसमेंट। सर पूरे चैप्टर में ना खाली यही समझ में आया समझ में आया आपको? सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। जब एक एलिमेंट जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो किसी दूसरे कंपाउंड के लेस रिएक्टिव मेटल को रिमूव कर देता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? एक जो हमारा कंपाउंड है उसके हाईली रिएक्टिव मेटल्स, बराबर, लो रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देता है, बराबर। तो उस समय दोनों में डिकम्पोजिशन हो जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं और नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। बोलो समझ में आया? डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए एक चीज खास याद रखना, बराबर। हमारे जो वर्ल्ड है, बराबर, उसके अंदर सबसे पक्का वाला बॉन्ड किसका है पता है? लैला मजनू का नहीं बे, सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड जो है वो केमिस्ट्री के लैला मजनू जैसे है, बराबर। ये सोडियम क्लोराइड पता है आपको क्या होता है? एग्जैक्टली सॉल्ट। तो बेटा देखो जो हमारा कोई भी फॉर्मूला के अंदर, कोई भी इक्वेशन के अंदर एक साइड सोडियम और एक साइड क्लोरीन अगर है तो वो दोनों जो है सारे बंधन को तोड़कर, सारी बाधाओं को पार करके आपस में मिल ही जाएंगे, बराबर, और बना देंगे सोडियम क्लोराइड। समझ रहे हो? तो इसलिए ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो आप सोडियम क्लोराइड को खास याद रखना। डबल डिस्प्लेसमेंट अगर क्वेश्चन आता है तो आपको एग्जांपल देने में इजी रहेगा। सोडियम वाला और क्लोरीन वाले दो मॉलिक्यूल आपको लेने हैं, दोनों में कौन से मॉलिक्यूल जुड़ेंगे? तो कंपलसरी सोडियम क्लोराइड ही जुड़ेगा क्योंकि वो हमारे केमिस्ट्री के लैला मजनू है। समझ में आया ना? हाँ बहुत समझ गए तुम तो। बोलिए समझ में आ गया आपको? सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, बराबर ना। दूसरी बात, कंपलसरी आपको इसके इक्वेशंस को लर्न रखने हैं, वो मैं आपको बताता हूं क्यों। सबसे पहले तो आपको आंसर लिखने में इजी पड़ेगा क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट जो है रिएक्शन वो इस साल भी एग्जाम में पूछा गया है और हर साल पूछा जाता है। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर। दूसरा आता है, ये जो क्वेश्चन है ये आपको बैलेंसिंग द इक्वेशन में भी पूछा जा सकता है, बराबर। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो तरह का पैटर्न है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों ही पैटर्न के जो एग्जांपल्स हैं वो आपको कंपलसरी याद रखना है, बराबर। याद रखना भी एकदम आसान है। ठीक है ना। मैंने आपको टेक्निक बता दी कैसे करना है। लास्ट टॉपिक आपका जो आता है इसके अंदर वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एज पर द नेम सजेस्ट, व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन? व्हेन ऑक्सीजन इज एडेड। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो रिडक्शन किसको कहेंगे? किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन निकल जाता है, बराबर, तो ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है तो उसको हम रिड्यूसिंग रिडक्शन कहेंगे। ठीक है। कभी कभी एक ही इक्वेशन, एक ही केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन एक में जुड़ता है और दूसरे में से अलग हो जाता है। तो इस तरह का जब सिमिल्टेनियसली एक साथ दोनों रिएक्शन होते हो तो उसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं?
रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस टॉपिक के अंदर आपको 3 नाम याद करने हैं, बराबर। फर्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सेकेंड रिडक्शन और तीसरा रेडॉक्स रिएक्शन। याद रहेगा, ठीक है। जैसा नाम वैसा काम, ठीक है। फटाफट आप इसको याद भी रख सकते हो। ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन अलग होता है, रिडक्शन, एक में ऑक्सीजन जुड़े दूसरे में अलग हो, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। नाउ surface of copper powder become coated with the black powder, black copper oxide, है ना। why has this black substance formed? This is because the oxygen is added to the copper and copper oxide is formed। देखिए कॉपर है, ऑक्सीजन में अगर हम इसको गर्म करते हैं, खुले हवा में अगर कॉपर को गर्म करते हैं तो काला पड़ जाता है, ठीक है ना। वो ब्लैक कलर कहां से आया? तो भाई कैल्शियम ऑक्साइड का, अरे कॉपर ऑक्साइड का आया। इसलिए कॉपर को अगर हम हवा में गर्म करेंगे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। अब ये कॉपर ऑक्साइड जो है उसमें से अगर मुझे कॉपर अलग करना है तो मैं क्या करूंगा? तो उसे मैं हाइड्रोजन के साथ गर्म करूंगा। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्साइड तो अलग हो गया, तो बचा क्या? कॉपर। तो कॉपर में क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। कॉपर में क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, ठीक है। अब ये सेम एक्शन अगर आप देखो तो ऑक्सीजन जो है कॉपर में से अलग हो रहा है तो उसमें आप रिडक्शन बोलोगे, लेकिन ऑक्सीजन में ये हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन जो है वो जुड़ रहा है ना। तो इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो ये दोनों एग्जांपल अगर साथ में आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? तीनों पैटर्न आपको समझ में आ गया? ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला चीज कोरोजन और रेंसिडिटी, ठीक है। देखिए कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना, ठीक है। जंग बहुत सारी चीजों में लगता है, ठीक है ना। लोहे में भी लगता है, एल्यूमिनियम में भी लगता है और कुछ कुछ लोगों के दिमाग में भी जंग लग जाता है अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो। इसलिए दिमाग का इस्तेमाल करो, नहीं तो दिमाग में जंग लग गया तो समझ रहे हो ना। 10th में आपको दिमाग में जंग लगना नहीं है, तो चीजों को आपको बार बार पढ़ते रहना है तो दिमाग में जंग नहीं लगेगा, नहीं तो जंग खा जाएगा। तो ना कोरोजन मीन्स व्हाट? कोरोजन मीन्स मैक्सिमम टाइम जो है उसका ऑक्सीडेशन हो जाना। कोई भी मेटल है उसका अगर ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। बोलो समझ में आया आपको कोरोजन क्या होता है? बराबर, ठीक है ना। तो दैट इज कोरोजन। नाउ व्हाट इज रेंसिडिटी? रेंसिडिटी क्या होता है? ऑयल एंड फैट। क्या याद रखना? रेंसिडिटी मीन्स ऑयल एंड फैट से आपको आंसर स्टार्ट करना है। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। अब ये होता क्या है? देखिए आप चिप्स वगैरह जो है, तली हुई चीजें जो पैकेट फूड होते हैं आप लाते हो तो उसमें से कभी कभी स्मेल आने लगता है। उसको खुले में आप थोड़ी दिन रखो, 2-4 दिन के बाद आप उसको टेस्ट करोगे, स्मेल करोगे तो आपको अलग से ऑयली स्मेल जैसा आता है, ऐसा लगता है कि ये तेल जो है थोड़ा खराब हो गया है। तो दैट इज अ ऑक्सीडेशन। कोई भी चीज सड़ने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। ऑक्सीजन नहीं है तो बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है तो चीजें सड़ते नहीं है, ठीक है ना। तो जब किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन होता है ऑयल एंड फैट का तो उसको हम कहते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। तो देखिए when the fat and the oil oxidize they become rancid and their smell and the taste changes. Usually the substance which prevent oxidation and that is antioxidant are added to the food contain fats and oil, keep the food in the air tight container, help to slow down the oxidation. Do you know that the chips manufacturing usually flush the bag of the chips with the gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized?